तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारा रहने वाला है। लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें भी यहाँ पर जानने को मिलेगी जो कि लाइफ में भी आप लोग काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी एग्जाम के साथ साथ में। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कैसा रहा आप लोगों का दशहरा ये जरूर बताना, और किस तरीके से चीजों को अब आगे लेकर चल रहे हो, क्योंकि अभी आप लोग के आगे एग्जाम भी आ रहे हैं कई सारे। तो उसको लेकर आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है यार, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो फिर सारी चीजें अच्छे से रहेंगी। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा लेक्चर देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें बताई जाती हैं जो कि आप लोगों को नोट डाउन करनी होती है। और इसी के साथ में आप लोगों का आज का प्लान क्या है, क्या आप लोग अचीव करना चाहते हैं आज, उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा। और शाम को जब वीडियो आएगी नैनो मैगजीन की, उसके नीचे बताना कितना आप लोगों ने अचीव किया है। तो इस तरीके से आप लोग अपने आप को अकाउंटेबल भी आप लोगों को ठहराना है। तो इस तरीके से अगर चीजों को आप लोग लेकर चलोगे, बहुत कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप लोग लिखने के बाद में समझ पाओगे, अच्छा यार ये हम लोग को अचीव करनी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। और इसी के साथ में लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। क्यों, रीजन इसका ये है क्योंकि कल जो थे वो मतलब आज जो है वो 3 इंपॉर्टेंट डे थे। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट डे तो मैंने आप लोगों के जो हमारी नैनो मैगजीन वाली वीडियो आती है उसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं, और एक इंपॉर्टेंट डे जो है मैंने सोचा यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि आप लोग का कुछ भी पोर्शन नहीं कवर छूटेगा अगर आप लोग 2 वीडियो रेगुलर अगर आप लोग देख पाते हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेनी है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक जगह इकट्ठी मिल जाती है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर है जिन्हों के द्वारा ये फिल किया गया, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको फिल करना है आप लोगों को, कि इसको देखना फिल कर कर आप लोग एक हफ्ते तक। कितने हैं कि जिन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया है, ये आप लोग को बताना है। क्योंकि अगर स्टार्ट इसको कर दोगे तो आप लोग को पता चलेगा, बहुत सारा टाइम आप लोग अपना सेव कर पाओगे। तो इसको जरूरी स्टार्ट करो, पूरे 24 घंटे इसके अंदर दे रखे हैं, 7 दिन तक भी अगर भरोगे तो काफी कुछ आप लोग की लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट होगा। जिसने शुरू कर दिया यस लिखना, जिसने शुरू नहीं किया है वो नो लिखेगा। इसी के साथ में आंसर राइटिंग ग्रुप में जो भी आंसर लिख रहा है वो कंटिन्यूअसली आंसर लिखते रहिए। यहां पर मैंने कल भी आप लोगों को एक आंसर दिया था। आज मैं आप लोगों को बेसिकली देखिए, आज है सैटरडे, तो सैटरडे को मैं आप लोगों को एक निमन दूंगा, तो यहां पर भी पोस्ट कर दूंगा और फेसबुक पर भी पोस्ट कर दूंगा। जो टेलीग्राम पर नहीं है वो फेसबुक ग्रुप पर जाकर लिख लेना। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को कल यानी कि संडे के दिन आप लोगों को एथिक्स का क्वेश्चन मिलेगा बेसिकली। ठीक है, तो एथिक्स से रिलेटेड केस स्टडी मिलेगी, उसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये कि पूरा एक मेंस का भी आप लोगों का साथ साथ में प्रिपरेशन चलता रहना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत आप लोग को देखने को नहीं मिले। तो आज यहां पर एक ऐसे पोस्ट कर दूंगा और कल को आप लोग का एथिक्स का क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो उनको दोनों को अटेम्प्ट कीजिएगा। कई सारे क्या हो गया, देखो मौसम यार चेंज हो रहा है अभी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा इन चीजों को जरूर ध्यान रखना। ओके, तो बाकी यहाँ पर पीडीएफ सारी आप लोगों को मिली जाती है, इनको आप लोग देख लेना। तो दशहरा अच्छे से सेलिब्रेट किया कि नहीं किया। कल ही एपीजे अब्दुल कलाम सर की बर्थ एनिवर्सरी भी थी, तो जैसा मैंने आप लोगों को जो नैनो मैगजीन थी उसके अंदर बताया भी था। तो यार चीजों को अच्छे से एंजॉय कीजिए। लाइफ में सारी चीजें अगर थोड़ा सा आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान रखकर चलेंगे ना, तो एक तरीके से एक बैलेंस बन जाएगा। नहीं, बैलेंस डाइट थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खा लेते हैं सारी चीजें, तो इस तरीके से चलिए 2 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। ये अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए, एक स्टेट पीसीएस के अंदर में बोला गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, ये नोडल मिनिस्ट्री जो इंप्लीमेंट करती है इंडियन डीप सी मिशन, तो किसके द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जाता है। यानी कि समुद्र के अंदर से जाकर जो यहाँ पर पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल होते हैं, ठीक है, जिनको निकाला जाता है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर समुद्र की तलहटी में, तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इसी के साथ है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। आप लोगों ने देखा होगा ट्राइबल मिनिस्ट्री से रिलेटेड यूपीएससी के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो मिनिस्ट्री से हो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बन जाते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट देकर भी आप लोगों से चीजें पूछ ली जाती हैं। तो उसी तरीके से चीजें हम लोग लेकर चलते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, सारी चीजें कवर करता हुआ चलूंगा। और मैंने इंपॉर्टेंट डे के बारे में आप लोगों से डिस्कस भी किया था। अच्छा, कल की वीडियो किसी ने नहीं देखी है, ठीक है, कल की वीडियो और संडे की वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, जो 10 अक्टूबर को मैंने अपलोड की थी। काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। इसी के साथ में आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में काफी डिटेल में। यह है गति शक्ति मास्टर प्लान, जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा 15 अगस्त को अनाउंस किया गया था। तो इस मास्टर प्लान में कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोला गया नेशनल मास्टर प्लान फॉर डेवलपिंग होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, यानी कि ढांचागत विकास हमारे देश में किया जाएगा, ये बोला गया है। नेशनल मास्टर प्लान फॉर डेवलपिंग इनलैंड जो नेविगेशन, यानी कि जो वाटरवेज होते हैं उनको डेवलप करने की बात की जा रही है। नेशनल मास्टर प्लान फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी कि हमारी खेती बाड़ी की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। और नेक्स्ट है नन ऑफ द दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। सही आंसर बताइए कौन सा है दोनों क्वेश्चन का। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इनका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं।
तो एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में पहले मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड फूड डे। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने देखा फिलहाल जो है कोविड-19 के चलते भुखमरी जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहां पर पुअर्टी है और जो भुखमरी है, ये स्टार्टिंग के ही 2 गोल है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी ये बोलते हैं अगर गरीबी को आप लोग मिटा पाते हो तो भुखमरी अपने आप मिट जाएगी। और इसी के साथ में आप लोगों को पता है 2020 में जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया था वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि कम से कम 2 साल के नोबेल प्राइज जो है वो आप लोग कवर करके जाने किसी भी एग्जाम के लिए। और मैंने अभी 2021 वाली भी वीडियो आप लोगों की अपलोड कर दी है, तो इनको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को इनको लेकर। इनसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, जब पता है ये एरिया ऐसा है जहां से क्वेश्चन बन सकता है आसानी से, तो क्यों छोड़ना है उस एरिया को जिसके बारे में नहीं पता है, तो एक बार को समझ में आता है। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये बेसिकली फूड असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, यूनाइटेड नेशन के अंडर ये काम करता है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमैनिटेरियन यानी कि एक तरीके से लोगों के जो नहीं दिक्कत में फंसे हुए लोग हैं उनके फायदा पहुंचाने का काम करती है। फोकस इसका ये रहता है कि एक तरीके से कोई भी भूखा इंसान न रहे। इसको 1961 में बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये भी अगर आप लोग देखकर चलते हैं तो 60 साल पूरे हो रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को 2021 में। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो 1961 में बनाया गया था और रोम एंड इटली के अंदर आप लोगों को इसका बेसिकली हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है वो इसके फाउंडर है जिसके लिए काम करती है। और इसकी पापा ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वो है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ये बेसिक है जो चीजें आप लोग याद रखिएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में आप लोगों से बात की। अब वर्ल्ड फूड डे के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। वर्ल्ड फूड डे जो है ये 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और यहां पर एम ही रहता है टू एंड वर्ल्ड हंगर यानी कि भूखमरी को मिटाना है। क्योंकि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो भूखा सो रहा है आज के डेट में भी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये इंसानियत के खिलाफ है। टू इंस्पायर पीपल अबाउट द हेल्दी डाइट यानी कि लोगों को हेल्दी डाइट के लिए भी इंस्पायर करना। कुछ भी खाए जा रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा यानी कि एक तरीके से जंक फूड खाया जा रहा है, बॉडी पर कितना नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, तो उन सब चीजों के बारे में भी ध्यान रखना। और इसी के चलते यहां पर जो बात की जाती है ऑन दिस डे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैब्लिश की गई थी। तो इसी के चलते यहां पर ये 1945 में बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन है उसने यहां पर ये चीजें जिसे स्टार्ट किया आगे चलकर। ठीक है, तो यहां पर इसके चलते यहां पर इसी के उपलक्ष्य में ये डे भी सेलिब्रेट किया था। यानी कि 16 अक्टूबर 1961 में इसको बनाया गया था जो कि यूनाइटेड नेशन जो यूएन के द्वारा। ठीक है, और अब की बार की जो थीम है वो बोला जा रहा है यहां पर सेव फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। यानी कि अगर आज आप लोग सेव फूड लेते हो तो आप लोग का टुमारो यानी कि आप लोग का जो आने वाला कल है वो हेल्दी होगा और अस्पुष्ट होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं। थीम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। अगर कुछ लिखने के लिए भी आए तो वहां भी आप लोग अगर इन चीजों को मेंशन कर देते हैं तो आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टोटल 3 डे थे, तो 2 मैंने यहां पर आप लोगों के नैनो मैगजीन में कवर कर लिए थे और एक आप लोग यहां हो गए, तो कंप्लीट डे कवर कर लिए। ठीक है, आइए अब थोड़ा नजर डालते हैं जो हम लोग को एडिटोरियल डिस्कस करने हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडिटोरियल के साथ साथ में न्यूज एनालिसिस वाला जो पोर्शन है उसमें आज कुछ काफी अच्छे से चीजें डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि आज जो है कई सारी चीजें हैं जैसे कि क्रिकेट के बारे में, आईपीएल के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। क्योंकि आप लोगों को पता है जो पहले देखिए मैं क्या करता था, पहले कई सारी जो न्यूज में कवर किया करता था स्टार्टिंग में जब मैंने हिंदू पढ़ाना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने मुझे बोलना स्टार्ट कर दिया क्रिकेट तो आता ही नहीं है, मतलब एक तरीके से गेम तो आते ही नहीं है, गेम क्यों पढ़ाते हो। ठीक है, तो फिर मतलब डेली ऐसे कमेंट आने लगे तो मैंने हल्का हल्का सा कम कर दिया। ठीक है, पर लेकिन फिर भी इतना मैं कवर करता गया कि अगर क्वेश्चन आप लोग आ जाए एग्जाम में तो वो न छूटे। आप लोगों ने देखा होगा जो भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए अभी ओलंपिक के क्वेश्चन के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप लोग बात कर लीजिए जो एक पर्टिकुलर और क्वेश्चन पूछा गया था अवार्ड से रिलेटेड, वो मैंने आप लोग की जो मंथली वीडियो आती है उसमें मैंने कवर कर रखा था आप लोग का। ठीक है, तो मतलब इतना तो खैर मैं नहीं छोड़ता हूं, बस हाँ ये है कि जैसे कि बहुत रेगुलर जो गेम कवर करने वाली बात थी वो मैंने बंद कर दिया था, पर मुझे पता था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गया, तो पर्टिकुलर प्राइस से रिलेटेड हो गया, वो वाले गेम्स मैंने आप लोगों हमेशा कवर किए हैं। तो क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग इसके बारे में पता चल जाएगा। अगर मंथली जो पीडीएफ आप लोग उठाकर पढ़ोगे, जो मंथली वीडियो आप लोग की आती है उसमें मैंने कवर किया था इसको, और नैनो मैगजीन के अंदर भी कवर किया था। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि दोनों वीडियो अगर आप लोग लेकर चल रहे हो तो बिल्कुल भी आप लोगों को कुछ नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आइए अब बातें करेंगे यहाँ पर क्या क्या बातें की जा रही है इसके बारे में। तो यहाँ पर अभी क्या क्या है, बेसिकली ये फर्स्ट आर्टिकल जो है जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो माइनॉरिटी के ऊपर अटैक किया गया उसके बारे में आर्टिकल है। इस आर्टिकल के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग का रहने वाला है। हालांकि इसमें कम बातें बताई गई है, मैं आप लोग को डिटेल में डिस्कस करूंगा पूरा चारों तरफ से गति शक्ति क्या है यहाँ पर ये। ठीक है, तो पूरा डिटेल में कवर कर लूंगा, इससे आप लोगों का कोई भी चाहे प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर, इवन इंटरव्यू के अंदर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आंसर दे पाओगे गति शक्ति के बारे में। तो डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल जो है थोड़ा सा डिफरेंट आर्टिकल लिखा गया है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो
आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का काम करेगा। शशि थरूर जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया। हालांकि आप लोगों को पता है जब अपोजिशन वाला कोई आर्टिकल लिखता है तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ में जाकर लिखता है, पर लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो पैटर्न में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि फिलहाल जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये बातें इनके द्वारा बताई गई हैं, ठीक है। तो शब्द सारे जो है वो राइटर के होंगे, मेरा कोई शब्द इसमें नहीं होगा। कभी आप लोग ये बोलो सर क्या बोल रहे हो आप, ठीक है, तो मैं राइटर की ही व्यूज आप लोगों को बताऊंगा, ओके। तो यहाँ पर इसको हम लोग जानेंगे। बाकी ये वाला जो नीचे वाला आर्टिकल है कोविड-19 के बारे में बात कर रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब फर्स्ट वेव आई उसके बाद में सेकंड वेव आई, सब ये बोले थे कि अक्टूबर में थर्ड वेव आने वाली है, पर लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं हमारी कंट्री में अब तक। ये अच्छी बात है, उन्हें कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, एक अच्छे पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं, पर लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, एक एनालिसिस करेंगे इसके बारे में, एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। आज सैटरडे को आता है ग्राउंड जीरो और लोकल एरिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन था जो कि केरला के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो क्या क्या करता था, जैसे कि नहीं, जैसे हमारी जो कल्चर से रिलेटेड जो स्टैचू हो गई या फिर कोई भी ऐसी हमारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, स्टैचू वगैरह, फिर कुछ भी ऐसी पेंटिंग वगैरह, उनका डुप्लीकेट बना बना के बेचा करता था। तो उसी को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, तो उसी के चलते आर्टिकल आया। तो आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ इन सब चीजों पर थोड़ा सा नजर रखनी चाहिए कि हाँ ऐसा क्यों चल रहा है, ये सब चीजें क्या है, ठीक है। तो ये बातें हैं, ओके। तो आइए सबसे पहले जो नेक्स्ट अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट दे देखा, अब बात करेंगे यहाँ पर पीएम गति शक्ति के बारे में। पीएम गति शक्ति जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और बोला गया नेशनल मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मॉडल, जो है बेसिकली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। अगर आप लोग इसको भी यहां पर देखेंगे ओनली इस स्टेटमेंट को कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है, तो क्वेश्चन में आप लोग डायरेक्ट समझ पाएंगे मल्टी मॉडल यानी कि होलिस्टिक, यानी कि सबको कवर किया जा रहा है। तो यानी कि ये नेशनल मास्टर प्लान हो गया डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर होलिस्टिक इन इंडिया, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये नेविगेशन या फिर एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर आप लोग का ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का अगर ट्विटर हैंडल भी आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर कुछ कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ओके। बाकी आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा तो सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो समझ लेते हैं अभी है क्या। बेसिकली हमारी कंट्री में 15 अगस्त को बेसिकली यहाँ पर बात की गई थी कि ऐसा कोई प्लान लेकर आने वाले हैं जिसमें अच्छा खासा पैसा यहाँ पर खर्च किया जाएगा। इसमें यहाँ पर पहले बोला गया था 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, अब 110 यहाँ पर हो गए। इसके अंदर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था 2019 में, इसको भी इसके अंदर सब्ज्यूम कर लिया गया है। सब्ज्यूम क्या होता है, इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। तो यानी कि ऐसे नहीं होता जैसे एक अम्ब्रेला प्रोग्राम बना दिया। अम्ब्रेला प्रोग्राम उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ठीक है। अब स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ भारत में अंदर यहाँ पर स्कूल भी आ गए, हॉस्पिटल भी आ गए, गांव भी आ गए, शहर भी आ गए। तो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम हो गया, एक बड़ा प्रोग्राम हो गया, इसके अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम आ गए, इसको अम्ब्रेला बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक जो गति शक्ति है अब इसको अम्ब्रेला प्रोग्राम के तरीके से लाया जा रहा है और सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर दी है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि एक काफी बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, जिसके चलते हम लोग क्या करेंगे, गति शक्ति या फिर नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी पर काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जहां जहां पर कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, चाहे वो वाटरवेज की हो, चाहे वो रोडवेज की हो, चाहे वो हवाई कनेक्टिविटी हो, अगर ये हम लोग कनेक्टिविटी चाहे रेलवेज की हो, अगर कनेक्टिविटी अच्छी कर पाते हैं तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में आसानी होती है। और जितनी जल्दी हम लोग सामान को यार एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा पाएंगे उतना ही ज्यादा हम लोग जो लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है उसको कम कर पाएंगे। यानी कि सोचिए अगर हम लोग को जम्मू एंड कश्मीर से एप्पल जो है वो तमिलनाडु लेकर जाने हैं, तो तमिलनाडु तक अगर एप्पल लेकर हम लोग जा रहे हैं और सड़कें टूटी फूटी हैं तो सोचिए कितनी बुरी दिक्कत वहां पर देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी शानदार बना रखी है हम लोगों ने तो आसानी से सामान लेकर जाएंगे और वहां पर अपना जो ईंधन भी कम लगेगा, तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ता है वो भी आप लोगों को कम होता हुआ यहां पर नजर आएगा। तो इसके चलते यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है। चाइना आज की डेट में इतने आगे बढ़ रहा है, उसका बहुत बड़ा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर में उसके द्वारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो इसके चलते एम बेसिक ये है कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग लेकर चलनी है और यहां पर इंप्लीमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आने वाले 4 साल में। ये बेसिकली टारगेट है 2025 तक का, ये चीजों को लेकर चल रहे हैं। और इसी के साथ में ग्राउंड लेवल पर जो कॉस्ट भी सेविंग कर पाएंगे और बहुत सारी जॉब भी इससे क्रिएट कर पाएंगे। तो इंक्रीजिंग कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी और रिड्यूस करेंगे टर्नओवर जो पोर्ट होता है उस पर, और बूस्ट हो गया यहाँ पर ट्रेड। मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया जब हम लोग अगर मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई प्रोडक्ट यहां से लेकर आना है अमृतसर से, ठीक है, उसको यहां पर मुंबई अगर पोर्ट पर लेकर जाना है, हमारी रेल की कनेक्टिविटी शानदार है तो आसानी से हम लोग प्रोडक्ट यहां पर लेकर आ गए, फिर अगर बेचना है तो बाहर इसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो कनेक्टिविटी की वजह से क्या होता है, अच्छे से हम लोग जो कॉस्ट होता है ना सामान को लाने और ले जाने का वो कम कर पाते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा एक इसी स्लाइड में, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड,
हाँ ये रहा, देखो 13% आज के डेट में हमारी कंट्री की जो जीडीपी है उसका 13% कोस आता है सामान को लाने और ले जाने में इधर उधर। तो ये 13% को अगर हम लोग कम कर पाते हैं तो सोचिए कितना फायदा होगा। ओनली 1.6 या 1.7 या 1 समथिंग हम लोग अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं हेल्थ के सेक्टर पर, जबकि बोला गया कि लगभग 2.5% खर्च करेंगे 2025 तक का। और यहाँ ओनली सामान लाने ले जाने में हमारी जीडीपी का 13% यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कितनी हाई कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आती है, इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर ये कॉस्ट हम लोग सेव कर पाते हैं तो कितना फायदा होगा, इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर ये बात की जा रही है कि इसको लेकर चलना है। तो अभी यहां पर एक टर्म यूज किया गया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये यहां पर इसके अंदर सब्स्यूम किया गया। तो इसको आप लोग समझिए, अच्छे से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये बेसिकली क्या है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है हमारी कंट्री में ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था ढांचागत विकास करने के लिए, और बोला गया था कि बहुत सारी जॉब क्रिएट होंगी यार, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा और इसी के साथ में इक्विटेबल एक्सेस होगी ढांचा की फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए यहाँ पर इसको बेसिकली एक्सेस होगा। और इसी के चलते यहाँ पर ग्रोथ होगा काफी इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब सारे तबके को सोसाइटी को यहाँ पर साथ में लेकर चलेगा। तो इसके चलते हमारी कंट्री का जो जीडीपी ग्रोथ है, यानी कि डोमेस्टिक जो जीडीपी ग्रोथ है हमारा, ये बोला गया था 5 ट्रिलियन हो जाएगा 2024-25 तक का। तो ये भी टारगेट इसके अंदर रखे गए थे। बोला गया था इकोनॉमिक और सोशल, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ से विकास करेंगे, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल में क्या क्या जाता है, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, तो इनसे रिलेटेड भी हम लोग ढांचागत विकास करेंगे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के ऊपर फोकस किया गया। ग्रीन फील्ड वो प्रोजेक्ट होता है जहां पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जमीन लेकर प्योर सारी चीजें स्टार्टिंग से बनानी है, वो ग्रीन फील्ड हो जाता है। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जहां पर कुछ थोड़ा बहुत ढांचा बना हुआ है, ठीक है, और उसको आगे लेकर चलना है, तो उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बोल देते हैं। तो दोनों तरीके के प्रोजेक्ट इसके अंदर इंक्लूड किए गए। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह था कि एक तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे थे कि सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेंगे और प्राइवेट वाले को भी साथ में लेकर चलेंगे। मतलब क्या, मतलब समझिए, यहां पर जब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट लेकर आए तो इनके द्वारा बोला गया कि 39% शेयर होंगे सेंटर और स्टेट के, इनके दोनों के इक्वल शेयर होंगे, और बाकी का जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी 22% शेयर यहां पर देंगे। एनर्जी में 25 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे, जो रोड बनाने में 20 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे, इरिगेशन और रूरल जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें 16 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे, मोबिलिटी में यानी कि एक तरीके से जो सड़कें वगैरह है उनके अंदर 16 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे, रेलवे के अंदर 14 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 3.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, पोर्ट या एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये पूरा प्लान था यहाँ पर बेसिकली इनके द्वारा 16 लाख करोड़ का। तो इसको सब्स्यूम करके अभी पर आगे लेकर चलने की बात की जा रही है ताकि सही लेवल पर ढांचागत विकास को हम लोग लेकर आगे चल सके। तो इसी में ये सारी बातें की गई। तो इसके चलते इनके द्वारा बात की गई थी अभी जो नया प्रोजेक्ट लाया गया कि 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे और यहां पर 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अंदर। तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अंदर ऑलरेडी अनाउंस किए गए चुके हैं यहां पर कि अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, आगरा, झांसी इनको कनेक्ट करते हुए या चित्रकूट इनको कनेक्ट करते हुए यहां पर कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसी तरीके से आप लोग देखते हैं तमिलनाडु के अंदर भी होशूर हो गया, यहाँ पर चेन्नई हो गया, सेलम यहाँ पर सलीम हो गया, ठीक है, तिरुचुपल्ली हो गया और कोयम्बटूर हो गया, इनको कनेक्ट कर डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में हम लोग खुद ही इतना ढांचागत विकास करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कंट्री में आप लोग को देखने को मिलेगा, बाहर के ऊपर हम लोग को डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी। तो इसी के चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इसी के चलते जो 4G कनेक्टिविटी है बोला जा रहा है कि गांव में भी ले जाएंगे 4G कनेक्टिविटी को। अभी 5G के बारे में बात करें, इवन 6G के बारे में बातें चलने लगी है मार्केट में कि 2028-29 तक 6G भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और 6G जो है वो बोला जा रहा है कि यहाँ पर 30 से 40% फास्ट होगा 5G से। तो इसका मतलब 4G तो गांव में पहुंचना बनता है, यहाँ पर अभी भी 2G अगर चल रहा है तो दिक्कत है काफी ज्यादा। तो 4G की कनेक्टिविटी गांव में ले जाने की बात की जाएगी। इसी के चलते यहाँ पर इनके अंदर बोला गया था अभी यहाँ पर कि इसके अंदर लगभग 3.2 लाख करोड़ रुपए जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे इनके द्वारा। तो ये यहाँ से देखने को मिलेगा। देखिए अगर डायरेक्ट आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ ले या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाए इसके बारे में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बन जाएंगे। यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन आप लोग इसी से निकल कर आ जाएंगे कि कहां पर कैसे ढांचागत विकास खर्च करने की बात की जा रही है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर के बारे में पूछ ले, ठीक है। यहां पर आप लोग देखते हैं ये हो गया बेसिकली आप लोग का जो डिफेंस कॉरिडोर के बारे में अगर कोई बात कर ले आप लोगों से तो एक कनेक्टिविटी बनाने की बात की जा रही है। यहां पर आप लोग समझ सकते हैं ना सारी चीजें। तो इस तरीके से आप लोगों का अगर एनालिसिस आप लोग सुनते हैं ना प्रॉपर, तो एडिटोरियल से बहुत सारे प्रीलिम्स से क्वेश्चन आप लोग के निकल जाते हैं, ठीक है। अभी यहां पर इनके द्वारा टारगेट रखा जा रहा है, एम्बिशियस टारगेट क्या है कि 2024-25 तक इनका टारगेट ये है कि नेशनल हाईवे जो है उनका जो 2 लाख जो किलोमीटर का ये क्रिएट करेंगे और लार्ज स्केल पर, और 200 के करीब नए एयरपोर्ट जो बेसिकली ये हेलीपोर्ट्स होते
होते हैं या फिर वाटर एयर ड्रोन होते हैं, तो इनको भी काफी लार्ज स्केल पर डेवलप किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर ढांचागत विकास होता हुआ नजर आएगा। और जहां भी अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनेगा तो वहां पर लोगों को जॉब मिलेगी, क्योंकि लोग यहां काम करेंगे तभी तो ये प्रोजेक्ट बनेंगे। तो जॉब जो है वो काफी लार्ज स्केल पर हमारे देश में क्रिएट होती है, आप लोगों को नजर आएगी, इनको अगर फॉलो कर चलेंगे। तो इसी के चलते काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में लेकर लाए जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अभी अगर बात करें इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चल रहे हैं, इंटरेस्टिंग है कि नॉर्मली अगर आप लोगों से मैं बोलूं, जैसे कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, उसने क्या करा, गैस की पाइपलाइन लाकर दाब दी रोड के अंदर, ठीक है। अब रोड को उखाड़कर चला गया, अब बोलेगा कि ये तो रोड वाली मिनिस्ट्री आकर इसको सही करेगी। तो ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती थी काफी ज्यादा, यानी कि एक करके चला गया, दूसरा उसको छोड़ दिया कि दूसरा देखेगा आकर। पर लेकिन अगर सारी मिनिस्ट्री साथ में आ जाए कि यहाँ पर जो एक बार तोड़ दिया तुरंत उसको रिपेयर करो, ठीक है। तो 16 यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है वो मिलकर यहाँ पर काम करने वाली है अलग अलग फील्ड में। तो कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म के अंदर अगर सारी आ जाएंगी तो कोई भी दिक्कत होगी तो रियल टाइम बेसिस पर सारे एनालिसिस चलेंगे, सारे डिपार्टमेंट में जो भी चीजें फटाफट पहुंचती हुई नजर आएंगी, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा, सारी चीजें ढंग से चलेंगी। और नेशनल मोनेटाइजेशन, मैंने बोला था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में भी, कि अभी हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको मोनेटाइज किया जा रहा है। जैसे रेलवे के बारे में बात की थी मैंने आप लोगों से, पावर ट्रांसमिशन के बारे में, ठीक है, नेचुरल गैस पाइपलाइन, ये सारे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने की बात की गई थी और बोला था 6 लाख करोड़ रुपए यहां से आएंगे। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि आने वाले टाइम में ये सारी चीजें जो है वो प्राइवेट के हाथ में जाएंगी। अभी आप लोगों ने देखा कि टाटा को एयर इंडिया जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया, एक तरीके से बेच ही दिया उसको तो पूरा, ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर हो गया, वेयर हाउस हो गया, माइनिंग हो गया। तो इससे गवर्नमेंट इनको एक तरह से किराए पर दे रही है, तो गवर्नमेंट को किराया मिलेगा तो गवर्नमेंट को इनके ऊपर फोकस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, और गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर आसानी से फोकस दे पाएगी। तो इस तरीके से ये अच्छा खासा यहाँ पर एक डेवलपमेंट आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। तो इसके ऊपर फोकस यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते रियल टाइम बेसिस पर सारी चीजें काउंट भी कर पाएंगे और सही डायरेक्शन में चीजों को इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो ये था पूरा प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें मैंने सारी बता दी, क्या क्या काम करने वाले और क्या क्या चीजें इसके अंदर चल रही हैं। तो सारी चीजें अब आप लोगों के सामने, अगर कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीजें। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं, ये बेसिकली बात करेगा यहाँ पर जो शशि थरूर साहब के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा वैसे सुनिएगा कि एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ से एग्जाम में अगर कुछ यूज करने लायक होगा तो आप लोग मतलब ज्यादा नहीं है वैसे, पर लेकिन एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। हमारी कंट्री में अगर बात करें फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो है वो काफी फेमस है। साउथ में जाएंगे टॉलीवुड आप लोग को देखने को मिलेगा, अलग अलग एरिया में अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री है। पर लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब आप लोग को, जब पॉलिटिशियन एक साइड में हो जाते हैं और एक साइड में फिल्म इंडस्ट्री हो जाती है, तो इनके बीच में कई बार रस्साकसी देखने को मिलती है। रस्साकसी किस चीज पर देखने को मिलेगी, जैसे कई सारी ऐसी मूवीज हैं जो यहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के द्वारा बनाई जाती हैं, जो कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का भी काम करती हैं, ठीक है। तो कई सारी ऐसी मूवीज बनाई जाती हैं, पर लेकिन वो मूवीज जो रहती है सोसाइटी में जो लोगों को जागरूक करने का काम करती है, ठीक है। मान लीजिए बहुत ज्यादा रेप केसेस हो रहे हैं, रेप के ऊपर बना दी, पैडमैन जो है वो पैड के ऊपर बना दी, ठीक है। इस तरीके से कई सारी मूवीज जो है रिलीजन के ऊपर बना दी जाती है, कई सारी मूवीज जो है हमारे देश में करप्शन के ऊपर बना दी जाती है। तो ये सारी जो ऐसी मूवीज बनाई जाती हैं ये सोसाइटी में लोगों को जागरूक करने का काम करती है। पर लेकिन एक साइड में ये जो मूवीज हैं लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, तो दूसरी साइड में ये गवर्नमेंट के ऊपर फिंगर इनके उंगली उठाती हुई नजर आएंगी कि हाँ गवर्नमेंट जो है वो सही काम नहीं कर रही है। तो जब जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है, कोई ऐसी मूवी निकल कर आती है जहां पर लगता है कि गवर्नमेंट को दिखा रही है, जैसे कि उड़ता पंजाब हो गया, तो पंजाब में ड्रग की कंडीशन दिखा दी सारी, ठीक है। तो वहां पर यह लगा कि यहाँ पर पंजाब के अंदर यार सारी चीजें उल्टी सीधी चल रही है, ड्रग्स जो है काफी लार्ज स्केल पर लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। तो वो चीजें आप लोग को वहां पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। ऐसे ही पुराने टाइम में कई सारी मूवीज थी यहाँ पर जो बनाई जाती थी, आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम पर बहुत सारी ऐसी मूवीज थी जो कि सोसाइटी की कास्ट जाति को देखकर बनाई जाती थी कि यहाँ कास्ट का काफी बड़ा दिक्कत है। और अभी ओटीटी जो प्लेटफॉर्म आ गए उस पर कई सारी मूवी आ गई है। पाताल लोक एक ऐसी मूवी आई थी जिसने काफी ज्यादा एक ग्राउंड लेवल पर चीजों को दिखाया, पर लेकिन इसका दूसरा सीजन आने से पहले इसको ब्लॉक कर दिया गया, ये बोला गया इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जो तांडव था उसको रिलीजन के नाम पर यहाँ पर उसको काफी ज्यादा अपोज किया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा जो शाहरुख खान का बेटा है आर्यन, तो ये बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि ये एक तरीके की सोची समझी साजिश है यहाँ पर एक हिंदुत्व का एजेंडा प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आज की डेट में जो गवर्नमेंट है वो हिंदुत्व को लेकर चल रही है, ये मानना है राइटर का, ठीक है। और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर यहाँ पर जो भी ऐसा पर्सन है, जैसे बॉलीवुड में माना जाता है 3 खान है, शाहरुख खान, सलमान खान और इसी के साथ में आमिर खान। तो यहाँ पर उनकी जो वर्चस्व है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से खत्म करने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की जा रही है ताकि हिंदुत्व के एजेंडे को जो है वो प्रमोट किया जाए। तो एक तरीके से सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर जो एक कल्चर निकल कर आ रही है ड्रग कल्चर के नाम पर, तो इनके द्वारा एक उदाहरण भी दिया गया कि यहाँ पर इवन खुद ही अगर बात करें तो आप लोगों को पता होगा जो अमिताभ बच्चन की वाइफ है, ठीक है,
जय बच्चन उनके द्वारा बेसिकली, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, उनके द्वारा बोला गया कि कॉन्स्पिरेसी चल रही है यहाँ पर हमारी जो इंडस्ट्री के खिलाफ, यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमको इस तरीके से बेसिकली इस तरीके से अपोज कर रहा है ताकि हम लोग उसके हिसाब से काम कर सकें। इसी के चलते आप लोगों ने देखा फिल्म सर्टिफिकेशन जो ट्रिब्यूनल था उसको यहाँ पर एक तरीके से हटा दिया कि कल को कोई भी मूवी आएगी तो वहां पर गवर्नमेंट जो है उसको रिव्यू कर पाएगी। तो ऐसा भी फंडा आप लोगों को देखने को मिला। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह, अगर नॉर्मल तरीके से बोले तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं हनन करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी बने गवर्नमेंट के सपोर्ट में बने। आप लोगों ने देखा होगा जब 2019 के इलेक्शन थे, ठीक है, तो उस टाइम पर कई सारी मूवीज ऐसी आई जो कि प्राइम मिनिस्टर जी के नाम पर आई, ठीक है, अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के नाम पर। तो राइटर उसको भी बोल रहे हैं कि देखिए आप लोगों को एक पैटर्न देखने को मिलेगा, जब जब यहाँ पर हमारी कंट्री में कोई इलेक्शन होते हैं तो सारी दूसरी अपोजिशन पार्टी को बेसिकली कि मनमोहन सिंह जी के नाम पर मूवी आ गई, उनको इनकी एक इमेज खराब करने के लिए, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के नाम पर मूवी आ गई, एक विवेक ओबराय की भी मूवी आई थी वहां पर, ठीक है, जिसमें गुजरात के दंगों के ऊपर मूवी बना दी, ठीक है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली। मतलब कई सारी ऐसी मूवीज थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है वो इमेज को इंप्रूव करने की कोशिश की गई। तो जो ऐसी मूवीज आ रही हैं उनको चाहते हैं मतलब आज के पॉलिटिशियन की हर टाइम ऐसी मूवी निकल कर आए जो कि यहाँ पर उनकी इमेज को इंप्रूव करने की कोशिश करे, ना कि उनकी इमेज को गलत करने की कोशिश करें। यानी कि एक तरीके से नहीं है कोई घोटाले के ऊपर मूवी बना दी, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, प्रेजेंट गवर्नमेंट को दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये ऐसी हरकतें यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा नॉर्मली की जाती है। पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो राइटर जो है कांग्रेस के, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट के खिलाफ चीजें लिखेंगे भी। ऐसी चीजें नॉर्मली क्या होता है, कांग्रेस के टाइम पर भी ऐसी मूवी बनाई जाती थी पर लेकिन उसको अपोज नहीं करती थी, ये बोला जा रहा है। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है वो उसको अपोज करती है हिंदुत्व का एजेंडा लेकर, जहां पर भी कोई चीजें देखने को मिलती है। तो ये सही तरीका नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जहां पर बहुत सारे डाइवर्स आज के डेट में आप लोग को जो कलाकार है काम करते हुए नजर आते हैं, वहां पर भी आज के डेट में कई सारे सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। कई सारी मूवीज को इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये जो मूवीज है ये धर्म के खिलाफ बात कर रही है, ठीक है, ये जो मूवीज है इसमें ये चीजें देखने को नहीं मिल रही है। तो एक तरीके से अपने लिए डिफेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है इंडस्ट्री के द्वारा, वो उसके जो पॉलिटिशियन के द्वारा, ताकि उनके खिलाफ कोई बात ही ना करे। जैसे मिर्जापुर हो गया, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, उसके ऊपर कई सारे सैंक्शन लगाए गए। तांडव को तो बेसिकली बोल ही दिया गया, उसके ऊपर बातें की गई कई सारी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी सीरीज है कि यहाँ पर जो कि चल रही थी, सोसाइटी का जो एक सही चीजें हैं वो सामने जो लोगों के रख रही थी, तो उसके चलते यहाँ पर उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। तो एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही है यहाँ पर, ऐसा इनके द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली राइटर के व्यू थे। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं आप लोगों के क्या व्यूज हैं। बेसिकली देखिए 100% सारी चीजें सही नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अपोजिशन के लीडर है तो ये सारी बातें लिखेंगे, पर हाँ कुछ हद तक आप लोग बोल सकते हैं जो क्रिटिसिज्म करने लायक बातें हैं। जैसे कि जो मुझे लगा पर्सनली, जो फिल्म सर्टिफिकेशन जो ट्रिब्यूनल था वहां पर वो ट्रिब्यूनल नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि वो ट्रिब्यूनल हटा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कोई भी केस जो है अब लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट में केस जाएगा तो लंबे समय तक कोई मूवी जो है पेंडिंग पड़ी रहेगी, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा और गवर्नमेंट के हाथ में पावर आ जाती है फिल्म को फिर से रिव्यू करने के लिए। तो इसके चलते गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर रही है। तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से जो इनका खुद का हक है, जिसके चलते अपना खुद का नहीं फ्रीडम जो इनको एक तरीके से अपनी बातों को रखने का, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके चलते क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का किया गया था। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि एग्जाम में तो पूछे ना पूछे पर आप लोगों को एक बार आइडिया तो होना चाहिए कम से कम कि हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये है जो कि मैंने आप लोगों से यहाँ पर बताई। तो बाकी इनके द्वारा सुशांत सिंह के बारे में बात की गई। सुशांत सिंह की जो बेसिकली जो रेहा चक्रवर्ती, ठीक है, तो उसके कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि सुशांत सिंह को जो है उसने ड्रग्स वगैरह दिया गया, उसी के चलते अभी यहाँ पर ये केस आ गया निकल के ड्रग्स के नाम पर। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये बातें हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, ठीक है। आर्टिकल जो 19(1) का ए है यहाँ पर, ये बेसिकली फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करता है। और यहाँ पर जो यहाँ पर बात करें रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था 1950 का, ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर बात की गई थी। डायरेक्टली मेंशन नहीं है हमारे संविधान के पार्ट 3 में, यहाँ पर बेसिकली फंडामेंटल राइट के अंदर 12 से लेकर 35 तक जब जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं डायरेक्ट मेंशन है यहाँ पर लेकिन आर्टिकल 19 इन चीजों के बारे में बात करता है। तो वहां से आप लोग निकाल कर इसको देख सकते हैं। पर लेकिन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क भी लगते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी फ्रीडम है एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट नहीं होती है कोई भी फ्रीडम, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट रहेगी तो दूसरे की फ्रीडम में इंटरफियर बन जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए देश की सोवरेनिटी कहीं हर्ट हो रही है, संप्रभुता, देश की सिक्योरिटी में कोई हनन हो रहा है, दूसरी कंट्री के जो साथ में हमारे रिलेशन है उस पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, या कोई किसी को उकसाने का काम कर रहा है धर्म के नाम पर, या फिर तो आप लोगों की जो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंसी है वो नहीं देखने को मिलेगी। तो एक बैलेंस बनाकर चलने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में ये आर्टिकल था जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी हो गई। बाकी आप लोगों का कोई भी व्यू होता है यार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, गाली गलोच नहीं करना कुछ भी इन चीजों को लेकर, क्योंकि आप लोगों का व्यू होना चाहिए एक, जो कि आप लोग इंटरव्यू में प्रेजेंट कर सकें। अगर इंटरव्यूअर में भी आप लोगों से पूछ ले कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आजकल की जो ओटीटी जो मूवीज हैं वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो
अश्लीलता फैलाने की काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर एक तरीके से काम कर रही है। ठीक है, जो गेम्स हैं आज के डेट में, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले इंटरव्यू के अंदर में, जो गेम्स हैं आज के डेट में, से पबजी हो गया, ये लूडो वगैरह हो गया, ये ऐसे जो गेम्स आते हैं, ये कहीं ना कहीं आज के डेट में जो यंग जनरेशन है उनका माइंड वॉश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी को घटा रहे हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट आप लोग अपना लेकर चलना है ताकि उसका आंसर उस तरीके से आप लोग दे सको, ना कि ये मतलब एक तरीके से जो नहीं है, एक तरीके से बिना जाने समझे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी बोल दिया, तो वो वाली चीजें नहीं आप लोग की। बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, आप लोग जिस भी जिले में रहोगे वहां पर उस जिले के अंदर बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, हर एक कास्ट के, हर एक जाति के, तो यू शुड वर्क लाइक ए न्यूट्रल पर्सन। ऐसा नहीं कि आप लोग हिंदू हैं तो आप लोग हिंदू के बारे में बात करेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम के बारे में नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरीके से बात करना है आप लोगों को। ठीक है, तो वो वाली बातें हैं। अभी हुआ क्या, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पंडित समुदाय था उसके ऊपर बेसिकली अटैक देखने को मिल रहे हैं, माइनॉरिटी के ऊपर अटैक देखने को मिल रहे हैं। तो जब 5 अगस्त 2019 में हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 को चेंज किया गया और इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर को, तो पहली बार देश के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिला कि किसी पर्टिकुलर एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, वरना ऐसा हमेशा हुआ था कि यूनियन टेरिटरी को एक राज्य बना दिया जाता था। ठीक है, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया प्रॉपर वे में, इसका डिवाइड किया गया, इनके राज्यसभा की सीट कहां पर होनी चाहिए। यहां पर लोकसभा की सीट यहां पर दी गई यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए, 24 पीओके के लिए भी सीट दी गई जो कि खाली छोड़ दी गई क्योंकि पाकिस्तान के अंडर में, पर लेकिन हमारा पोर्शन है तो उसके लिए भी हम लोग सीट जो है खाली छोड़ देते हैं। तो इसके चलते बोला गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में 107 सीट यहां पर दी जाएगी। इलेक्शन कराए जाएंगे, 5 लोकसभा की सीट यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के लिए दी जाएंगी। ठीक है, राज्यसभा के अंदर भी यहां पर आप लोगों को 4 सीटें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पर की गई एक तरीके से, पर लेकिन अब तक अगर देखोगे तो यहां पर इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए गए। तो एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ग्राउंड लेवल पर जनता को अपनी बेसिकली यानी कि अपनी जो पसंद के नेता चुनने का हक नहीं मिल रहा है, वो दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और माइनॉरिटी जो थी उसके ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है आप लोगों को। ये माना जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पंडित कम्युनिटी थी उसको काफी बुरी तरीके से मारा गया वहां सर, और उनको भगाया गया वहां पर काफी लार्ज स्केल पर। बहुत सारे जो एक तरीके से महिलाएं थी उनकी रेप वगैरह भी हुए, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक काफी प्रोडक्टिव एक स्टेप लिया गया कि हमारी कंट्री में जो भी यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये चीज देखने को मिली है, जो भी यहां पर छोड़कर आया था उनको फिर से वहां पर रिहेबिलिट करने की कोशिश की गई। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जैसा माहौल अभी बन गया ये, जिसके चलते जो माइनॉरिटी उनके खिलाफ जो अभी आप लोग को अटैक देखने को मिल रहे हैं, ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है फिर से कि क्या रियलिटी में ये चीजें हम लोग उस लेवल पर लेकर चल पा रहे हैं जिस पर हम लोगों ने सोचा था। काफी लार्ज स्केल पर यहां पर जो कश्मीरी पंडित हैं और जो सिख इंप्लॉय हैं उनके ऊपर यहां पर बेसिकली अटैक किए जाते हैं, और कई बार वो यहां पर डरते हैं यहां पर बेसिकली पार्टिसिपेट करने से भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। तो ये सही नहीं है, एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी आप लोगों को मेजोरिटी में देखने को मिलेगी और हिंदू और सिख कम्युनिटी आप लोगों को माइनॉरिटी में देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर अगर मेजोरिटी है तो माइनॉरिटी दिक्कत में रहे। जैसे दूसरे एरिया में अगर बात करें तो हिंदू आप लोगों को मेजोरिटी में देखने को मिलेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी में देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा एक ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे देश की नॉर्मली आप लोग को देखने को मिलता भी है कि कल्चर भी है कि हम लोग कभी भी इस तरीके कोई हरकतें नहीं करते जिससे मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाला कोई इशू ऐसा निकल कर आए। हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं, पर लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे केसेस निकल कर आ जाते हैं। तो ये प्रेजेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फेलियर बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से ना तो इलेक्शन कंडक्ट करा पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसी के साथ में फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में मैंने आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा कि जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रेस है उनको ओनली वही चीजें लिखने के लिए बोला जाता है जो यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज लाई जा रही है या फिर जो एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं। लोकल जो लीडर है की स्टेटमेंट तक वहां पर उसके अंदर नहीं प्रिंट की जाती है जो कि मीडिया है। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन यहां पर लगा दिए। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन यहां पर लगा दिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर जो कि आर्टिकल 19 के अंदर आता है, तो रिस्ट्रिक्शन सही है, जिस मुद्दे पर आप लोग रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं वो सही है, पर लेकिन ये सही मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर आप लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि बिल्कुल भी जनता को एक तरीके से नहीं बिल्कुल कुछ बोलने ही नहीं दिया जाए। तो वो वाली चीज जो है यहां पर समझने वाली हो जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में बात यहां पर की जा रही है कि चीजों को थोड़ा सा उस तरीके से हम लोग को लेकर चलना चाहिए कि लिबरल तरीके से माहौल बनाना चाहिए, वरना लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो बैलेंस्ड वे में अप्रोच को लेकर हम लोग को चलना चाहिए, ये बात इसके अंदर यहां पर बोली जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली यहां पर बात करें कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 के आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर कई सारे वेरिएंट जो है वो सामने निकल कर आए। जब यहाँ पर डेल्टा के बारे में बात करते हैं और हम लोग कप्पा के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी कंट्री के अंदर से वेरिएंट निकल कर आ गए। तो ये माना जा रहा था जब फर्स्ट वेव आई कि बहुत सारे वेरिएंट आ रहे हैं, इसके चलते बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो कई सारी चीजें यहाँ पर हम लोग के द्वारा फोकस की गई कि हेल्थ को कैसे लेकर चलना है। ठीक है, तो अभी राइटर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहे हैं कि हम लोग को देखते एक तो वैक्सीनेशन करना है, ठीक है, जो कि हम लोग कंटिन्यूअस कर रहे हैं। एक हम लोग को विजिलेंस यानी कि देख रेख भी करनी है कि कहां पर हम लोग क्या क्या चीजें लेकर चल रहे हैं।
तो हेल्थ जो है उसको हम लोग काफी अच्छे से लेकर चलना पड़ेगा। कल को कोई भी ऐसी बीमारी आती है, ठीक है, कोई भी एपिडेमिक आता है, कोई भी ऐसी बीमारी बनती है जिसको हम लोग को टैकल करना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी ऐसी, इसके लिए हम लोग को प्रिपेयर रहना पड़ेगा और हेल्थ जो है उसको यूनिवर्सल तरीके से कवरेज करना पड़ेगा। अभी आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में हम लोगों ने 18 से लेकर 45 साल के लोगों के लिए दवाई प्रोवाइड करा दी, 45 से ऊपर के लोगों के लिए दवाई प्रोवाइड करा दी, पर लेकिन 18 साल से नीचे के लिए हम लोग दवाई जो है वो नहीं दे पा रहे थे। तो अभी हमारी कंट्री में कोवैक्सीन की चिल्ड्रंस के लिए आ गई, 2 से लेके यहाँ पर बेसिकली हम लोग 18 साल के बच्चों को दे सकते हैं। इसी के साथ में जाइकोव डी, ये यहाँ पर अभी अप्रूव की जाने वाली है दवाइयाँ। तो आने वाले टाइम पर हम लोग चीजों को लेकर तो चल रहे हैं, तो उसके चलते हम लोग को पैटर्न में चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाले फंडे पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा था हमारी कंट्री में 2-2 ढाई लाख भी केस आप लोगों को देखने को मिल रहे थे, 1-1 लाख से ऊपर केस जा रहे थे। पर अभी सितंबर के महीने बोला गया कि 24 सितंबर को 30,000 के करीब केस अभी देखने को मिले। अभी केस जो है नीचे ही नीचे जा रहे हैं यहाँ पर आज के डेट में, और जो हम लोग मेडिसिन जो एक तरीके से काफी अच्छे लेवल पर लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं। अभी अगर सीरो सर्वे भी अगर कंडक्ट कराया जा रहा है तो उससे भी पता चल रहा है कि हाँ चीजें जो है हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। सीरो सर्वे क्या होता है? सीरो सर्वे में बेसिकली चेक किया जाता है कि जहां पर पुराने टाइम पर बीमारी देखने को मिली थी उसको हम लोग कैसे टैकल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहां पर सीरो सर्वे एक तरीका सर्विलेंस आप लोग बोल सकते हैं इसमें, यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, जिसमें बॉडी के अंदर पता लगाया जाता है कि हाँ कि कोई पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन सी पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्टेड हुई थी, क्योंकि जो पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हुई है उसके अंदर एंटीबॉडी जो है वो क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि कोविड-19 के खिलाफ जो SARS-CoV-2 है वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी क्रिएट होगी, तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वायरस जो है वो एक क्रिमिनल की तरीके से काम करता है, जैसे बॉडी में आएगा तो एंटीबॉडी क्रिएट हो जाएंगी। तो अगर एंटीबॉडी क्रिएट हो गई तो ये एविडेंस है कि यहाँ पर क्राइम हुआ है, यानी कि वायरस है। तो ये सीरो सर्वे यहाँ पर चेक करता है। तो क्राइम अगर कोई हो रहा है इस तरीके से, तो सीरो सर्वे यहाँ पर ये बता रहा है कि काफी लार्ज स्केल पर लोगों के अंदर जो है वो एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। तो यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी ये दिक्कतें देखने को मिली। तो RT-PCR जो है रैपिड एंटीजन जो टेस्ट है वो यहाँ पर कई सारी बातें बताता है। तो एक तरीके से प्रिवेंट करना पड़ेगा जो क्राइम है उसको, यानी कि कोविड-19 को हम लोग को। तो इसके चलते जो इंडिविजुअल है कई बार आइसोलेट उनको किया जाता है, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन न फैले और इसी के साथ में कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज्यादा ना बढ़े, तो उसको मैनेज किया जाता है। तो सीरो सर्वे यहाँ पर एक आइडिया आप लोग को देता है कि इस एरिया में दिक्कतें हो चुकी हैं, इसके ऊपर आप लोगों को काम करना चाहिए। तो ऐसा कुछ आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं उनके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी प्रॉपर जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे उनके ऊपर ध्यान रखते हुए चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए। तो ये कोविड-19 के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी कि अक्टूबर के महीने बोला गया था कि थर्ड वेव आने वाली है, पर लेकिन अब तक कोई ऐसे सिम्टम्स दिख नहीं रहे। तो ये एक पॉजिटिव है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं आ रही है तो हम लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएंगे, ये भी बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये थे 4 आज के छोटे छोटे आर्टिकल थे बेसिकली, हालांकि कई सारी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट जो आप लोग को पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ता हूं, जो प्रीलिम्स फोकस हम लोग बात करेंगे, तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोग सुनिएगा ढंग से, ठीक है। कई सारी चीजें जो आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। WHO के द्वारा ये बोला गया कि पेंडेमिक, अभी यहाँ पर टीबी जो है, कल मैंने आप लोगों को पेंडेमिक एंडेमिक इन सब के बारे में आप लोग को बताया था ना, बताइए चलिए इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक, ठीक है, इनके बारे में बताइए क्या डिफरेंस है। मैंने कल ही आप लोगों से डिस्कस किया था, देखता हूं कौन कौन बताता है। अभी यहां पर ये बोला जा रहा है जो टीबी है, इनके ट्यूबरक्लोसिस जो है उसकी वजह से जो डेथ हो रही है वो यहां पर काफी ज्यादा बढ़ रही है, और इसमें इंडिया जो है वो टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बातें बोली है कि 41% जो लिस्टेड कंट्रीज हैं उनके अंदर टॉप में हमारी कंट्री है 41%, इंडोनेशिया में 14%, फिलीपीन में 12% और चाइना में 8% आप लोगों को टीबी की वजह से जो दिक्कतें देखने को मिलेगी। टीबी जो है 15% यहां पर डाउन हुई थी बेसिकली देखा जाए तो, पर लेकिन अभी फिलहाल जो है जिस तरीके चीजें चल रही है तो फिर से फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो समझ लेते हैं कुछ बातें। सबसे पहले तो जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी यहाँ पर, ये बेसिकली बैक्टीरियम जिसको बोलते हैं यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी वजह से फैलती है, ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, जैसे SARS-CoV-2 हो गया वहां पर बैक्टीरिया, तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया है जिसको यहाँ पर माइकोबैक्टीरियंस फैमिली, जिसमें 200 के करीब मेंबर है, उसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात, जो यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरिया कोज जिसकी वजह से टीबी होती है, और इसी की वजह से लेप्रोसी आप लोगों को देखने को मिलती है, कुष्ठ का रोग जिसको बोलते हैं ना आप लोग, ये कई बार इन्फेक्ट करते हैं वाइड रेंज ऑफ एनिमल को भी, ह्यूमन और एनिमल दोनों को ये इन्फेक्ट करते हुए नजर आते हैं। टीबी जो है मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करती है लंग्स की, जो हमारी बेसिकली जो नहीं एक तरह से प्रिलिमिनरी जो टीबी बोलते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा प्रिलिमिनरी भी काम करती है कि जब एक बार लंग्स खराब हो गए तो दूसरे ऑर्गन पर भी इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है। और सबसे पहले टीबी ये माना था कि इजिप्ट में इसको देखा गया था लगभग 300 BC के टाइम पर, ठीक है। तो ये देखा गया था जो टीबी है ये ट्रीटेबल है, ट्रीट किया जाता है, क्यूरेबल डिजीज है, पर लेकिन जितना इग्नोर किया था उसकी वजह से दिक्कतें यहां पर बढ़ती नजर आती है। ट्रांसमिशन जो है पर्सन टू पर्सन आसानी से हो जाता है, एयर ट्रांसमिशन है, कम्युनिकेबल डिजीज है यहाँ पर ये, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होती है? जो एक दूसरे से नहीं फैलती है। तो इसकी वजह से अगर लंग्स के अंदर अगर आप लोगों को टीबी, कफ, अगर छींक वगैरह ये सारी चीजें इनके थ्रू आप लोग ये देख सकते हैं फैल जाती है एक इंसान से दूसरे इंसान पर। और सिम्टम्स क्या होंगे जिसको फैल गई है? तो कॉमन आप लोगों को जो लंग्स अगर बात करें यहाँ पर
तो इसके अंदर कई बार आप लोगों से ब्लड वगैरह आ जाना, कई बार चेस्ट में पेन होना, वीकनेस होना, वेट लॉस होने लगना, फीवर और नाइट में पसीना आने लगना, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, जो ग्लोबल लेवल पर बात करें तो 87% जो न्यू ट्यूबी केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो 30 हाई जो बर्डन कंट्री है जिनमें से 8 टॉप पर है, जिसमें से इंडिया टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, तो ये वो कंट्री है जहां पर ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। 1.8 मिलियन जो टीबी के जो केसेस हैं, ये बात की जाती है इंडिया के अंदर, यहां पर जनवरी से दिसंबर के अंदर यहां पर देखने को मिले, कंपेयर टू जो 2.4 थे यहां पर पहले, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर अब भी काफी लार्ज स्केल पर केस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, रिलेटेड इनिशिएटिव कई सारे हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO के द्वारा लॉन्च किया गया था जॉइंट इनिशिएटिव फाइंड ट्रीट ऑल यहां पर। ठीक है, हैशटैग टीबी विद द ग्लोबल फंड एंड द स्टॉप, जो टीबी एक पार्टनरशिप की गई थी स्टॉप करने के लिए, और WHO के द्वारा ग्लोबल टीबी जो रिपोर्ट है, अगर पूछा आप लोगों से कोई कि ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो याद रखना ये यहां पर WHO के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बाकी हमारे देश में कोई एफर्ट लगाया गया, जी हां, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने का 2017 से लेके 2025 तक का। इसी के साथ में यहाँ पर निस्काई इकोसिस्टम की बात की जाती है, नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी के साथ में निस्काई पोषण योजना है, जो कि यहाँ पर बात करती है इन्हीं चीजों के बारे में कि कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करानी है। और टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये कैंपेन तो आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। तो ये कई सारे इनिशिएटिव है टीबी के बारे में अपनी देश के अंदर में। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर टीबी के बारे में कुछ आप लोगों से पूछ ले जाए तो मुझे नहीं लगता कि अब टीबी को लेकर आप लोगों के मन में कोई भी बीमारी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी डाउट होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग के द्वारा 4th टाइम यहां पर रो में अब फिर से यहां पर इसको जीत लिया है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लूं कि सबसे ज्यादा टाइटल अब तक किसके द्वारा जीते गए हैं, तो ये आप लोग बताइए। और सबसे ज्यादा रन अब तक किसके द्वारा बनाए गए, सबसे ज्यादा विकेट किसके द्वारा लिए गए, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ जाते हैं। तो कुछ मैं बताता हूं, कुछ आप लोग बताएं। ठीक है, तो नहीं कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप बताइए, फिर मिलकर काम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल। आईपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको बोलते हैं इंडियन प्रीमियर लीग। तो इंडियन प्रीमियर लीग जो है हमारी कंट्री में कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था 2008 में। 2008 में स्टार्ट किया गया था, और अभी यहां पर हमारा 2021 का एडिशन यहां पर ये खत्म हुआ है। तो 2021 में जो एडिशन खत्म हुआ है, ये कोविड-19 के चलते अभी देखने को मिला था कि बाहर ये खेला गया यूएई के अंदर, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। तो चेन्नई सुपर किंग जो है उसके द्वारा यहां पर बेसिकली कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया गया यहां पर। ठीक है, तो चेन्नई सुपर किंग है चौथी बार यहां पर बेसिकली जीती है। टोटल एक टीम है जो 5 बार जीत चुकी है अब तक, उसका नाम आप लोग को बताना है। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइटल उसके पास में है। विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं, और लसित मलिंगा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर आप लोग को यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके बारे में अगर बात की जाए तो कोविड-19 के चलते जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर ये जो सीजन था ये अभी बाहर देखने को मिला, जो इसकी वजह से अगर बात करें बहुत ज्यादा, आखिर इनको क्यों नहीं रोका जाता है, इतनी सारी दिक्कतें देखने को मिली फिर भी ये चल रही है सीरीज। देखिए रीजन इसका रहता है ह्यूज मनी यहाँ पर बेसिकली आती है गवर्नमेंट के पास में भी। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर बेसिकली वो पैसा जो है फिर सही जगह यूज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके चलते आप लोगों को सारी चीज देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में जो टीम है चेन्नई सुपर किंग हो गया, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स हो गया, ठीक है, इसी के साथ में कोलकाता नाइट राइडर्स हो गया, मुंबई इंडियंस हो गया, पंजाब किंग्स, ठीक है, रॉयल्स राजस्थान रॉयल्स हो गया, ठीक है, रॉयल्स चैलेंजर बेंगलोर आप लोगों को देखने को मिला, सनराइजर हैदराबाद। आप लोगों को ये बताना है जो टीम मैंने बताई आप लोगों को, आप में आपकी फेमस मतलब आपकी जो फेवरेट टीम कौन सी इनमें से, अगर मैं आप लोगों से यहां पर पूछूं तो ये इस तरीके से कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनके कैप्टन में से भी चेन्नई सुपर किंग के तो महेंद्र सिंह धोनी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के जो यहां पर अभी हैं ये इयोन मॉर्गन देखने को मिलेंगे। बाकी ये सारी चीजें कोई आप लोगों से इतने डिटेल में जाकर कैप्टन वगैरह तो नहीं पूछेगा, पर लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा किसके द्वारा जीता गया। दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग है, तीसरे नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया इसको। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा इसको 2 बार जीता गया। ठीक है, इसी के साथ में सनराइजर हैदराबाद, डेक्कन चार्जर, राजस्थान रॉयल्स इनके द्वारा जीता गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में अगर पूछ ले जाए तो। ठीक है, बेसिक है यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दी, क्योंकि क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए जैसे क्वेश्चन बैकग्राउंड में जाकर पूछ ले आते हैं, ऐसा नहीं है आप लोगों को ये चीजें कवर नहीं करनी है और कुछ चीजें छोड़नी है। सारी चीजें अगर जितना भी होता है न्यूज में अगर है उनको आप लोग ढंग से कवर करके चल रहे हैं तो फिर आप लोग चीजों को अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली। ओके, इसी के साथ में जो आप लोगों को बात करो तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर बेसिकली स्पॉन्सरशिप किसके पास में थी, तो वीवो के पास में थी, 2021 का था। ठीक है, तो 4th सीजन जो इंडियन प्रीमियर लीग का था ये वीवो के पास में इसकी स्पॉन्सरशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि यहां पर आप लोग कि सब जगह बैनर लगे रहते हैं जो। ठीक है, तो यहां पर ये वीवो के हाथ में थे, इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। ओके, तो ये एक क्वेश्चन चलिए आप लोगों से और पूछता हूं, जो आईपीएल का ये कौन से नंबर का सेशन था अभी यहाँ पर, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ये छोटी सी बातें हैं जिसका आप लोग को आंसर देना है। तो ये आप लोग देखें यहाँ पर बिल्कुल शानदार तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा है।
तो अच्छी बात है। यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बेसिकली यहाँ पर भी टेंशन देखने को मिली, जो यहाँ पर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो सिंगू साइड पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये माना गया कि किसी ने होली बुक जो है यहाँ पर बेसिकली उसको एक तरीके से गलत तरीके से ट्रीट किया। तो जो निहांग सिंह है उनके द्वारा एक इंसान की एक तरीके से डेथ की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे केसेस अगर देखने को आते हैं तो फिर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अगर इस तरीके का एक ये पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, ठीक है। पर लेकिन जब पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होता है तो फिर दिक्कत होती है। तो बोला जाता है ना कि असेंबली विदाउट आर्म्स, ठीक है। तो आर्टिकल 19 यहां पर बात करता है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को हक है कि आप लोग असेंबल हो सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन विदाउट आर्म, अगर आर्म रहेंगे तो फिर आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। यहां पर आर्टिकल 19 के थर्ड के से, ठीक है। तो ये बात की जाती है यहां पर, इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर लेकिन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कैसे आप लोगों को यहां पर एक तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए काम करना है, ओके। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में, ओके। आगे चलते हैं। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, उनके द्वारा बोला गया जो भी अभी जो दुर्गा पंडाल पर अटैक किया गया दुर्गा पूजा के टाइम पर, तो उसको देखा जाएगा। जो भी दिक्कतें देखने को मिली, कौन यहाँ पर ये हरकतें कर रहे हैं, तो वो सारी बातें उसको बेसिकली नॉर्मल करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। इसके चलते आप लोग कुछ बातें हैं बेसिकली। आगे चलता हूँ। यहाँ पर अभी बोला जा रहा है कि जो एक तरीके से स्टेबल बर्निंग है वो इंसिडेंट काफी कम हो गया हरियाणा और पंजाब के अंदर में। पैनल के द्वारा यहाँ पर ये बातें बताई गई है, ठीक है। तो इसके चलते हमारी कंट्री ने पता आप लोगों को एयर क्वालिटी कमीशन के बारे में बात की गई। तो इसके चलते कई सारी चीजों पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था पूसा डिकम्पोजर के बारे में, तो याद रखिएगा इसको यूज करने की बात की गई। अगर 45 दिन में कोई भी यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा था तो उसको 20 दिन में कर दिया। 4 कैप्सूल अगर मिला दें यहाँ पर 25 लीटर पानी के साथ में, फिर उसको डाला जाए तो खाद का भी काम करेगा और जल्दी ही खेत भी तैयार हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला था, ठीक है, जिसके बारे में डिस्कस किया था। बात करते हैं यहाँ पर, यह बेसिकली मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर कैप्चर किया गया। 22 डे ऑपरेशन चलाया गया यहाँ पर, तब जाकर इसको कैप्चर किया गया और फ्रंट पेज पर ही हिंदू ने इसको दे रखा है। तो इसके चलते थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ट्राई जंक्शन है यहाँ पर कर्नाटका, तमिलनाडु और बेसिकली केरला का, ठीक है, जहां पर ये आप लोगों को नजर आएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया ना यहाँ पर ट्राई जंक्शन पे यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में पार्ट है यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर में, ठीक है। अलोंग विद जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में वेस्ट बांदीपुर जो नेशनल पार्क है ये यहाँ पर कर्नाटका के अंदर में। और यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मुकुरथी नेशनल पार्क और साइलेंट वैली साउथ के अंदर में। तो यानी कि आप लोग देखते हैं तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पर, मैंने बोला ना भैया, तो ट्राई जंक्शन पर क्या क्या है उनको कनेक्टिविटी बताकर एक तरीके से देखने को मिलेगा। मुद्दुमलाई का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं द एंशिएंट हिल रेंज। अगर इसका नाम पूछे तो एंशिएंट हिल रेंज। तो यहां पर बोला था कि 65 मिलियन ईयर ओल्ड ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ओके। कुछ और बात करें तो यहां पर आप लोगों को एलिफेंट ग्रास देखने को मिल जाती है, जो काफी टोल ग्रास होती है, ठीक है। जो बैम्बो ऑफ द जेंट जो वैरायटी आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर, जैसे टीक हो गया, रोजवुड हो गया, ये। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें फ्लैगशिप स्पीसीज टाइगर और एलिफेंट काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं। पूरे देश के अंदर जितनी चिड़िया पाई जाती है उसकी 8% अकेले इसी जो आप लोग के एरिया के अंदर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर जैसे कि बात करें तो मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, इसी के साथ में मालाबार पाइड हॉर्नबिल, ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली बर्ड्स वगैरह भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तमिलनाडु के अंदर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हो गया। इसी के साथ में यहाँ पर कलकड़ यहाँ पर कलकड़ मुद्दुनथाई, ठीक है, टाइगर रिजर्व हो गया। और इसी के साथ में यहाँ पर ये है यहाँ पर सत्यमंगलम तो टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है। तो ये देखेगा तो कुछ कई नाम ऐसे होते हैं प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है। चलिए ये है यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये काफी एक इंपॉर्टेंट केस हिस्ट्री आप लोगों के लिए बन सकती है अगर एथिक्स के पेपर के अंदर आप लोग जाएंगे, ठीक है। आज की डेट में भी अगर टीचर ऐसी हरकतें कर रहा है तो ये एक सही बिहेव करने वाली बात नहीं है। टीचर के द्वारा किक मारी गई यहाँ पर एक दलित बॉय को तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक तरीके से देख सकते हैं वीडियो जो है फिर यहाँ पर शूट की गई और वायरल हो गई यहाँ पर ये, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। अगर आप लोगों को केस स्टडी देकर बोला जाए कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल और आप लोगों के अंदर स्कूल के अंदर कोई टीचर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ क्या बेसिकली कार्रवाई करेंगे, ठीक है। जाति के नाम पर अगर कुछ ऐसा भेदभाव आप लोग के स्कूल के अंदर देखने को मिलते हैं तो आप क्या करेंगे। और आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप लोग को पता चलता है आप लोग के स्कूल के अंदर कोई ऐसी घटना निकल कर आती है तो आप लोग कैसे इसको लेकर चलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है, अगर नैतिक शिक्षा के हिसाब से बात करें तो यार टीचर्स को कम से कम ये चीजें जो हैं वो स्वभाव एक तरीके से, ये एक स्वभाव टीचर का नहीं होना चाहिए। एक तो टीचर ही नहीं रहेगा फिर अगर ऐसी हरकतें कर रहा है, ठीक है। तो ही इज नॉट ए टीचर। ये कास्ट के नाम पर अगर ऐसी हरकतें कर रहा है, इस तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं तो तुरंत उसको रेस्ट्रिकेट करना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन यहाँ पर लेना चाहिए। और सोसाइटी में खासकर कास्ट के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर
सौहार्दपूर्ण माहौल यहां पर बनाना चाहिए, एजुकेशन में कम से कम ये भेदभाव नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों से केस स्टडी के पॉइंट ऑफ से पूछे जा सकते हैं एथिक्स के अंदर, ठीक है। आगे बात करें, इंटरव्यू के अंदर ही पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो याद रखिएगा। आगे बात करें, बेसिकली केरला के अंदर बोला जा रहा है जनरेशन जो है हाइड्रल जो बेसिकली स्टेशन है, ठीक है, तो उसको बढ़ाने की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। कि केरला के अंदर जो इदुकी है यहाँ पर बेसिकली 86% यहाँ पर काम करता है, पंपा 85%, ठीक है। तो ये कई सारे नाम यहाँ पर दे रखे हैं, तो और अच्छे लेवल पर अगर बढ़ाया जाए यहाँ पर, क्योंकि वेस्टर्न घाट के अंदर आता है तो कई सारी रिवर है, वहां से अगर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी की होगी तो कल को कोई दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ पर पीक आवर में कम से कम जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर कोयले की शॉर्टेज पड़ रही है उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें दूर की जा सके, वो बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें हम लोग जानेंगे। अभी हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या बोला गया, गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो प्रस्तुत यहां पर किया जाता है वो सही तरीके से सही चीजें यहां पर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। सॉरी, तो हंगर इंडेक्स है, सॉरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोल दिया मैंने। चलिए बताइए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, और उसमें कौन कौन से एरिया हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना है। ये हंगर इंडेक्स को बेसिकली ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप लोग बोलते हैं। हमारी कंट्री की रैंक इसमें काफी बेकार देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारी कंट्री की रैंक 94 बेसिकली बताई जा रही है, 107 कंट्री के अंदर से भुखमरी की वर्ज पर हमारा देश है, ऐसा बोला जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर वो बोल रही है कि यहाँ पर ये जो सही तरीके से रियलिटी नहीं दिखाते हैं, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। तो रैंक किया गया 101 इंडिया को, बिहाइंड द यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। अभी यहाँ पर और ज्यादा दिक्कत आप लोगों को देखने को मिली, यानी कि हमारी रैंक जो है और ज्यादा नीचे आप लोगों को यहाँ पर नजर आई। तो इसके चलते हमारी कंट्री की जो है इमेज जो है वो काफी ज्यादा खराब है। 2020 में मैंने बताया अभी यहाँ पर 101 की कैटेगरी में यहाँ पर ला दिया गया है, ठीक है। तो इसके चलते गवर्नमेंट जो है उसको क्रिटिसाइज कर रही है कि सही तरीके से पैमाना नहीं इनके द्वारा नापा जाता है। हमारी कंट्री में इतने सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं, इतने सारे काम हम लोग कर रहे हैं, तो ये गलत तरीके से हमारे देश की चीजों को प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अगर बात करें इसके बारे में तो याद रखिएगा यहाँ पर वेल्थ, हंगर, लाइफ और इसी के साथ में कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है, अगर बात करें, अगर लो लेवल की भुखमरी है तो आप लोग 10 के नीचे देखने को मिलेगा। मॉडरेट भुखमरी है तो 10 से लेके 20 के बीच में, सीरियस भुखमरी है तो 10 से लेके यहाँ पर बेसिकली 34 के बीच में, अलार्मिंग है तो 35 से लेके 49 तक, और एक्सट्रीम है तो 50 से ऊपर एक्सट्रीम भुखमरी की कैटेगरी में इनको डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये है, इसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, डिफेंस के बारे में बात की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बेसिकली 7 जो अभी यहाँ पर डीपीएस को बेसिकली इनकॉर्पोरेट किया गया और डिजोल्यूशन कर दिया गया ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री बोर्ड का, ठीक है। तो उसी के बारे में ये न्यूज है। तो अगर बात करें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हमारे देश में, ये बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये 1712 में हमारी कंट्री में 10 फैक्ट्री जो गन पाउडर फैक्ट्री वेस्ट बंगाल के अंदर फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारी स्टैब्लिश की गई थी। 41 जो फैक्ट्री, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और 3 रीजनल जो मार्केटिंग, 5 रीजनल जो कंट्रोलर सेफ्टी यहाँ पर देखने को मिलते थे। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में। अभी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, क्योंकि कैग के द्वारा भी ये बोला गया था कि इतना इफेक्टिव चीजें नहीं देखने को मिलती है जितना एक्सेप्ट करते हैं। डिले रहता है प्रोडक्शन में, कई बार हाफ इन्वेंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। कई बार आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के नाम पर हम लोग चीजों को आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो इसी के चलते ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री बोर्ड है उसको यहाँ पर रिस्ट्रक्चर किया गया है और अभी यहाँ पर इसको अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि इसको एक तरीके से 7 जो पीएसयू है उसमें डीपीएसपी में कन्वर्ट किया जा रहा है, डिसोल्व करके, जो कि यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है 41 जो अक्रॉस द कंट्री थे, ठीक है। तो इसके चलते डिफरेंट आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में हम लोग चीजों को जनरेट कर पाएंगे, तो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा फायदा हमारे देश में इसका देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर भूटान, चाइना जो है वो साइन कर रहे हैं एमओयू। आप लोगों को पता होगा डोकलाम सेक्टर में डेडलॉक रहा था काफी लंबे समय तक, तो उसको लेकर चीजों को सही करने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं क्या बातें निकल कर आती है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, आर्टिकल इसके ऊपर आएगा आगे। अफगानिस्तान के अंदर फिर से ब्लास्ट हुआ और 41 लोगों की जान चली गई, तो बहुत बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं, जो कि सोचने वाली बात है। यूएसए के अंदर बोला गया अभी यहाँ पर 8 नवंबर से बेसिकली स्टार्ट किया जाएगा उन लोगों को जो कि कंप्लीटली दवाइयां ले चुके हैं, उसके बारे में बातें हैं, ठीक है। यूएसए और इंडिया के बीच में क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर बात की जा रही है, तो 8th इकोनॉमिक फाइनेंस पार्टनरशिप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि यूएसए हमारी हेल्प करेगा, देखते हैं कितनी हेल्प कर पाते हैं यहाँ पर बेसिकली आज की डेट में फाइनेंसिंग के फील्ड में, जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट अगर आते हैं तो उसके बारे में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है अभी यहाँ पर ग्लासगो में, तो उसको ध्यान में रखते हुए कई सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो आप लोग लाइक करेगा, वरना डिसलाइक कर आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को बेसिकली क्या क्या चीजें सही है और क्या क्या चीजें गलत है, ताकि एक अच्छा फीडबैक आप लोग दे सकें। और ये क्वेश्चन का पहले का आंसर मैंने आप लोगों को बताया था, इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ठीक है। तो इसके अंदर यहां पर ही आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, जो हाँ ऐसे भी वहीं पर ही पोस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।